यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहेंगे और अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। आपकी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं अपने पेपर नंबर 2 कॉमर्स का जो यूनिट नंबर 10 है, दैट इज द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो उसके बहुत ही जबरदस्त 100 एमसीक्यूज को डिस्कस, ये जो 100 क्वेश्चन है, ओके, जब आप इसको करके हटेंगे तो पूरा का पूरा आपका जो इनकम टैक्स है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। चाहे आप बेसिक जो इनकम टैक्स रेट का चैप्टर उठा लीजिए, चाहे आप रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर लीजिए, चाहे आप पांचों हेड ऑफ इनकम की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर लो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात कर लो, इसके अलावा क्लबिंग की बात कर लो, डिडक्शंस की बात कर लो, इसके अलावा जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है जिसके अंदर एडवांस क्या बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया और डीटीडब्ल्यू हो गया ये, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की बात कर लो, इसके अलावा आप एडवांस टैक्स की बात कर लो, टीडीएस की बात कर लो, या रिटर्न ऑफ इनकम की बात कर लो। हर टॉपिक के क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 100 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करना। इसका जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा ऐप के ऊपर, ओके, और वो फ्री है, आप जाके उसको देखिए, ओके। बढ़िया तरीके से आप इसको जो है वो करके जाना। ये 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा। तो अगर आप ये 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं इनकम टैक्स के 10 क्वेश्चन आपके लगभग आने हैं, 8 से 10 क्वेश्चन वो आपके पूरे सही हो जाएंगे। ठीक है ना जी, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने आ रहा है और वो बोलता है मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ द लिस्ट 2। ठीक है जी, आपने को यहां पे जो क्या दे रखा है, आपने को यहां पे डिडक्शंस दे रखी है और उनके रेलेवेंट सेक्शन है, आपको इनको जो है आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टू द अग्निपथ स्कीम। अगर अग्निपथ स्कीम की अगर बात करते हैं तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80CCC एच के अंदर। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसकी रिडक्शन मिलती है सेक्शन 80JJA के अंदर। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर कोई सीनियर सिटीजन ने जो है वो कोई भी अगर इंटरेस्ट कमाया बैंक के अंदर, उसने पैसा जमा है उसका सेविंग अकाउंट या फिर मान लो एफडी अकाउंट, और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट कमाया तो 50,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है वो क्या अलाउड है अंडर सेक्शन 80TB में। और अगर मान लो आपने कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द कंपनी, अगर कोई भी कंपनी जो है वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को, तो कंपनी को जो है डिडक्शन मिलेगी कहां पे, सेक्शन 80GB के अंदर। और अदर देन कंपनी होता तो 80GC में होता। ठीक है ना जी। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा आपका फर्स्ट। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है, किसके लिए सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है इंडिविजुअल के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग यूनिलेटरल रिलीफ। यूनिलेटर देखो दो तरह की रिलीफ मिलती है डबल टैक्सेशन के अंदर, एक होते हैं यूनिलेटरल, अगर हमारा दूसरी कंट्री के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तो वो वहां पे जो रिलीफ हमारी कंट्री हमारे लोगों को प्रोवाइड करेगी दैट इज नोन एज यूनिलेटरल रिलीफ। और एक तरफा प्यार, उसको मैंने एक लेक्चर के अंदर बताया था, और उसका सेक्शन क्या, सेक्शन 91। ठीक है। और अगर मान लो हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में क्या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो फिर उसको बोलते हैं बाइलेटरल रिलीफ, और उसको डील करता है सेक्शन 90। ओके, तो बोलता है अगर आपको सेक्शन 91 बोले तो यूनिलेटरल रिलीफ की अगर आपको क्या लेनी है, रिलीफ लेनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला ही मस्ट बी द रेजिडेंट होना चाहिए, ये तो कंडीशन है। दूसरा उसकी टोटल इनकम जो है वो 10 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए प्रीवियस ईयर में, ऐसी कोई कंडीशन पड़ी थी क्या, नहीं, तो ये जो है वो क्या कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब ये कंडीशन जो है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा उसने कोई इनकम कमाई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम अनदर कंट्री, बिल्कुल, अगर बाहर से इनकम कमाई, उसकी एक फॉरेन इनकम थी और हमारा उस कंट्री के साथ में जो है वो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको यूनिलेटरल रिलीफ जो है हमारी कंट्री प्रोवाइड करेगी सेक्शन 91 में। और दूसरा ही हैज पेड इनकम टैक्स, उसने उस कंट्री के अंदर इनकम टैक्स वो क्या कर रखा है, पे कर रखा है, और हमारा उस कंट्री के साथ में कोई भी डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इनमें से मतलब दूसरी को छोड़ के बाकी तीनों कंडीशन जो है वो क्या नेसेसरी कंडीशन है, किसके लिए, अगर आपको जो है सेक्शन 91 के अंदर क्लेम रिलीफ करना है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वैल्यू द परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एसेट अदर देन द एसेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन रूल 3 ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962 ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ। अगर मान लो एक एम्प्लॉयर ने अपनी कोई भी एसेट जो है वो कोई मूवेबल एसेट थी और वो एम्प्लॉय को जो है वो क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो परक्विजिट वैल्यू हमारी जो है वो क्या होगी 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, तो 10 जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10%, ये सॉरी ट्रांसफर नहीं, अगर मान लो उसको दे दिया यूज करने के लिए तो जो वैल्यू रहेगी एसेट की, मतलब परक्विजिट्स की जो वैल्यू रहेगी, फैसिलिटी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, जो भी एसेट का अमाउंट है उसका 10%। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां लिख रखा है अंडर रूल 3 जो है ना ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962 इफ एन एम्प्लॉयर ओन मूवेबल एसेट, अगर एक एम्प्लॉयर जो वो ओन करता है मूवेबल एसेट को एंड प्रोवाइड देम एज ए परक्विजिट्स टू एन एम्प्लॉय द वैल्यूएशन इज डन एट 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट पर एनम।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है टू बी फॉलो फॉर फॉलोइंग व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर आपको जो है वो इनकम कंप्यूट करना है अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो क्या प्रोसेस का फॉलो करते हो? देखो, जब कभी भी हम कंप्यूटेशन करते हैं कैपिटल गेन का, तो सबसे पहला काम हमारा जो होता है ना, वो ये चेक करना होता है कि क्या एक्चुअल में वो जो एसेट जो हमने ट्रांसफर करी है, क्या वो कैपिटल एसेट है भी या नहीं है। पहले तो ये देखो कि क्या वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। तो सबसे पहला काम तो क्या, सी। उसके बाद में फिर अब अगर वो कैपिटल एसेट है तो फिर ये देखो क्या, फिर आपने को जो है वो क्या चेक करना है, डिटरमाइन करो कि जो सेल की गई है क्या एक्चुअल के अंदर वो ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो फिर आगे कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब क्या, डी, डिटरमाइन वेदर द ट्रांजैक्शन इज रिगार्डेड ट्रांसफर और नोट। इसके बाद अब अपने को जो है वो क्या करना है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फुल वैल्यू कंसीडरेशन निकालते हैं। तो आप यहां पे कंप्यूट करेंगे फुल वैल्यू कंसीडरेशन, दैट इज द डिटरमाइन द फुल वैल्यू कंसीडरेशन, बोल दो बी। फुल वैल्यू कंसीडरेशन निकालने के बाद अब इसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो फिर ए, डिडक्शन ऑफ द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यह आ जाएगा आपका ग्रोस कैपिटल गेन। अब इस ग्रोस कैपिटल गेन में से अपने को क्या मिलती है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 की। करने के बाद जो आएगा वो आपका नेट कैपिटल गेन, ठीक है ना। और फिर इसमें से क्या करेंगे, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट ई। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 4, CDBAE, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव बीन प्रिस्क्राइब बाय द CBDT के द्वारा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द ALM। ALP का मतलब क्या होता है, आर्म लेंथ प्राइस। हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर पढ़ा था, एक होता है आर्म, अगर मान लो दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो हमेशा किस पे होनी चाहिए, ALP पे, ठीक है, आर्म लेंथ प्राइस पे। और अगर आर्म लेंथ प्राइस नहीं है तो अपने को ALP निकालना पड़ेगा। ALP कंप्यूट करने के लिए टोटल मिला के मेथड कितने थे, 5। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा मेथड प्रिस्क्राइब किया गया CBDT के द्वारा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द ALP रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम टैक्स। तो वो कौन कौन से मेथड है, सबसे पहले अगर यहां पे बात करेंगे ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, जी बिल्कुल ये मेथड है। अनकंपेरेबल कंट्रोल प्राइस मेथड नहीं, कंपेरेबल मेथड जो है वो क्या है, कंपेरेबल कंट्रोल प्राइस मेथड है, ये नहीं है। दूसरा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ये भी मेथड है। रीजनल प्राइस मेथड, ये भी है। कॉस्ट माइनस मेथड नहीं, कॉस्ट प्लस मेथड है, कॉस्ट माइनस मेथड नहीं है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ACD बोल दो 4। तो ये बता रखे हैं 5 मेथड कौन कौन से हैं। अगर आपको आर्म लेंथ प्राइस नहीं दे रखा क्वेश्चन में, और अगर आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है तो उसको कंप्यूट करने के लिए 5 मेथड आपके पास अवेलेबल है। एक है कप मेथड, बोलते कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, एक है आपका रीसेल प्राइस मेथड, एक है कॉस्ट प्लस मेथड, एक है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और एक है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। आगे अंडर सेक्शन 206C 206 किसका था, 206 जो सेक्शन है वो है आपका TCS का, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो बोलते हैं अंडर सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, ए सेलर इज सपोज टू कलेक्ट इनकम टैक्स। एक सेलर जो है वो क्या करेगा, जब वो सामान को बेचेगा तो बेचने पर जो वो क्या करेगा, अपना अमाउंट तो चार्ज करेगा और साथ में एक टैक्स और जो है वो कलेक्ट कर लेगा सोर्स पे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, TCS। तो बोलते हैं सेलर इज सपोज टू कलेक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम द बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग गुड। कौन कौन सा है, मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू बिटवीन 7 लाख से 9 लाख नहीं, 10 लाख से ऊपर की अगर मोटर व्हीकल बेचते हैं तो उस पर TCS है 1% की रेट से, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा एल्कोहलिक लिकर अगर बेचते हैं तो उस पर TCS है, जी बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ द वैल्यू बिटवीन 10 लाख से 15 लाख नहीं, ऐसा नहीं है। टिम्बर अगर ऑब्टेन करते हैं फॉर द फॉरेस्ट लीज, ये भी है। मिनरल बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन और, इसके ऊपर भी आपका TCS एप्लीकेबल है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, BDE बोल दो सेकंड। तो ये ध्यान रखना, अंडर सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ए सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS फ्रॉम द बायर ऑन द सेल ऑफ द सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग इस पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टिम्बर ऑब्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज एंड मिनरल बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर। आगे How much % of the income by way of interest received on compensation or enhanced compensation is allowed as deduction while computing income under the head income from other source। अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिला या एनहांस कंपनसेशन के ऊपर अगर आपको कोई भी क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, तो जितना भी आपको कंपनसेशन मिलेगा वो आपकी इनकम है और उसमें से फ्लैट 50% के आपको जो है वो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। फ्लैट कितना, 50%। आगे यहां पे बता रखे एसेट ट्रांसफर, और यहां पे बता रखे कि अगर आप उसके अगेंस्ट या वो क्या कोई एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो तो किस सेक्शन में मिलेगा। सबसे पहला, अगर आपने प्रीवियस ईयर में एसेट जो ट्रांसफर करी है वो एग्रीकल्चर लैंड, तो उस केस के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा कहां, सेक्शन 54B में। रेजिडेंशियल हाउस बेचा तो डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 54 में। लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इनमें से अगर कुछ भी आपने बेचा तो डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 54EC में। और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो इसकी डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 54D के अंदर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सब सेक्शन 8A ऑफ द सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ए पर्सन अगर चाहे तो वो फर्निश कर सकता है अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर विद इन कितने महीने में, 24 महीने। मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है, 24 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। और उसके लिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न यू बोलते हो अपडेटेड रिटर्न, जो आपको ये आपको फॉर्म जो सिलेक्ट करना पड़ेगा।
आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज द अलाउेबल डिडक्शन, इनमें से कौन सी अलाउेबल डिडक्शन है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट टू एंटरटेनमेंट अलाउंस पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहली बात तो एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर कोई भी जो है वो क्या मिला, एम्प्लॉय को मिला, तो वो उसके लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको मिलेगी रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब रिडक्शन जो वो क्या, तीन में से जो कम होगा उसकी रिडक्शन मिलेगी। क्या क्या, पहला एक्चुअल अलाउंस रिसीव, दूसरा 5,000 रुपए पर एनम, और तीसरा 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। तो जो बनेगा वो क्या, सेकंड। बोल दो, लोअर ऑफ 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, दूसरा 5,000 रुपए, और तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसको जो अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ द एप्लीकेबल टीडीएस रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब यहां पे असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम के अंदर बताना है, जैसे पहले 1%, फिर 2%, फिर 3%, फिर 10%, इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, क्या सबसे कम जो आपका इसके अंदर जो रेट है वो है आपका पेमेंट ऑफ द 35,000 रुपए पे के इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर को फॉर द रिपेयर बाय द यूनिवर्सिटी, इस पे 1%। तो सबसे पहले आ गया आपका डी। देन उसके बाद में आपने जो कोई पेमेंट किया है किसको, 38,000 रुपए एज अ फी फॉर द प्रोफेशनल इन द टेक्निकल सर्विस, इस पे कितना है टीडीएस का रेट 2%। तो इस तरीके से इसको जो अरेंज किया गया। फिर पेमेंट और 6,55,000 रुपए जो है वो रेंट के द्वारा पे किया गया इंडिविजुअल के द्वारा, उस पर कितना टीडीएस का रेट 5%। 8,000 रुपए पे किया गया एज डिविडेंड बाय द चेक, इस पर टीडीएस का रेट कितना 10%। पेमेंट ऑफ 20,000 ऑन द विनिंग फ्रॉम हॉर्स, उस पर टीडीएस का रेट कितना 30%। इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सेकंड। तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर बताना, बढ़ते क्रम के अंदर बताना था। ठीक है, आगे बोलता है हर सेलर जिसने रिसीव किया एन अमाउंट एक्सीडिंग कितने रुपए से एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आपने जो है वो कोई भी गाड़ी, अगर कोई सेलर है और उसने अपनी गाड़ी जो है बेची है, तो गाड़ी अगर बेची है किससे, 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर कोई गाड़ी बेची है तो उसके ऊपर जो वो कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा ऑन द सेल कंसेशन फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट। तो यहां पे जो आएगा वो क्या, 10 लाख। तो द करेक्ट आंसर जो बनेगा वो क्या, 10 लाख। तो अंडर सेक्शन 206C1F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एवरी सेलर जिसने रिसीव किया एन अमाउंट एक्सीडिंग 10 lakh as considered for the sale of the motor vehicle must collect tax collected at source at the rate of 1% of the sale price from the buyer at the time of receipt। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी डिविडेंड, इसमें से किसको हम जो डिविडेंड मानेंगे। तो डीम्ड डिविडेंड का केस जो आपने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और वहां पे सेक्शन 222 याद है, 222A से लेकर के और E तक हमने ये पढ़े थे, है ना। तो बोलते हैं इनमें से कौन से किस किस को डीम्ड डिविडेंड जो है मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहला पेमेंट ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर, क्या इसको डीम्ड डिविडेंड मानते हैं, जी बिल्कुल नहीं। पेमेंट ऑफ द शेयर होल्डर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये आपका डीम्ड डिविडेंड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिबेंचर टू द शेयर होल्डर, ये भी डीम्ड डिविडेंड है। लोन ग्रांट किया शेयर होल्डर को इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर लोन ग्रांट किया तो ये आपका डीम्ड डिविडेंड नहीं है। लोन ग्रांट टू शेयर होल्डर बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, यस ये आपका डीम्ड डिविडेंड का पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, BCE बोल तो सेकंड। अभी यहां पे बता रखा है अंडर सेक्शन 222 जो है ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, तो वहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस को हम कंसीडर करते हैं डीम्ड डिविडेंड इवन दो दे आर नॉट फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज ए डिविडेंड। अब ये कौन कौन से ये बता रखा है, ठीक है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लब्ड, इनमें से किसको क्लब करेंगे इनटू द इनकम ऑफ मिस्टर क्यू जिसकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितनी है 85,000। पढ़ते हैं सबसे पहला इनकम फ्रॉम मिसिस क्यू की प्रोफेशन से इनकम है 45,000, क्या इसको क्लब करेंगे, नहीं। उसने अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पर जो इनकम कमाई है उसको जो है हम क्लब है, उस पर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, नहीं। दूसरा मिसिस क्यू की सैलरी थी एज ए क्लर्क 66,000, क्या इसको क्लब करेंगे, नहीं, ये भी उसने प्रोफेशनल कंपिटेंसी के बेस पर कमाई है। दूसरा माइनर जो सन था उसने एक इंटरेस्ट जो है वो कमाया ऑन डिपॉजिट पे फॉर द मनी गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल 15,000, क्या इसको इंक्लूड करेंगे, यस, क्योंकि ये माइनर सन की जो इनकम है तो इसको हम लोग जो क्या करेंगे इसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, तो ये क्लब होगी। दूसरा माइनर डॉटर की अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स 85,000, क्या इसको इंक्लूड करेंगे, नहीं। माइनर डॉटर की जो अर्निंग है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। माइनर सन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्या इसको इंक्लूड करेंगे, यस, इसको भी जो फादर की इनकम में इंक्लूड करेंगे। आंसर जो बनेगा वो क्या, C एंड E बोल तो 4। तो ये ध्यान रखना अंडर सेक्शन 64 जो है ना ऑफ द इनकम टैक्स 1961 सर्टेन इनकम आर क्लब्ड, कुछ इनकम को हम क्लब करते हैं विद द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्टिकुलरली इन केस इन्वॉल्विंग स्पाउस एंड द माइनर चिल्ड्रन। अब ये बता रखा है यहाँ पे किस किस को इंक्लूड करेंगे और बाकियों की इंक्लूड नहीं किए इन तीनों को, क्यों, उसके पीछे रीजन तर्क है। इनकम फ्रॉम मिसिस क्यू प्रोफेशन 45,000, इसको क्लब नहीं किया एज प्रोफेशनल इनकम ऑफ द स्पाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू क्लबिंग। दूसरा मिसिस क्यू की सैलरी एज ए क्लर्क 66,000, इसको भी क्लब नहीं करेंगे, सैलरी इनकम ऑफ द स्पाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू क्लबिंग। और माइनर डॉटर की अर्निंग जो है एग्जेम्प्ट है और इसके ऊपर भी क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आगे, अरेंज द फॉलोइंग एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सेक्शन दे रखे 207 से लेकर के 211 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है जी। सबसे पहले अगर बात करेंगे लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इस पे एप्लीकेबल है आपका सेक्शन 207, ये सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद में जो है कंडीशन जो है लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, ये सेक्शन 208
208, ठीक है जी। फिर उसके बाद में कंपटीशन ऑफ एडवांस टैक्स, ये है सेक्शन 209, ठीक है जी। फिर उसके बाद में पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एसएससी ओन अकाउंट, ये है सेक्शन 210, और उसके बाद में है आपका इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स एंड द ड्यू डेट, ये है सेक्शन 211। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। चलो जी आगे। When the income of the minor child is club, जब इनकम माइनर चाइल्ड की इनकम को हम क्लब करते हैं विद द इनकम ऑफ द मदर और फादर में, तो हाउ मच द डिडक्शन कितनी अलाउड होती है मदर या फादर को, जिसकी इनकम के अंदर जो है वो क्लब किया गया माइनर चाइल्ड की इनकम को, तो डिडक्शन कितनी अलाउड है? 1500। मैक्सिमम कितना? 1500। कितना? मैक्स कितना? 1500। तो एक्चुअल अमाउंट या 1500 विच एवर इज लेस। आगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी कैन यूज which price to create profit in low tax regime and loss in high tax regime, तो उसके लिए हम जो है हम यूज करते हैं किसको? टीपी। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो क्या कहते हैं? ट्रांसफर प्राइस को जो वो यूज करती है, क्या करने के लिए यूज करती है? प्राइस टू क्रिएट प्रॉफिट इन द लो टैक्स regime है, तो वहां पे वो क्या करेगी? हाई अमाउंट जो है वो क्या करेगी? शो करेगी। और अगर हाई टैक्स regime है तो वहां पे जो है वो क्या करेगी? लो अमाउंट जो है वो क्या करेगी? शो करेगी, ताकि ज्यादा टैक्स पे करना ना पड़े। तो आंसर जो आएगा वो क्या? टीपी, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है ना। Which are the appropriate tax planning perspective in case of shutdown or continued decision under the Income Tax Act? अगर आपका कोई बिजनेस है और आप ये डिसीजन ले रहे हो कि हम उसको शट डाउन करें या उसको कंटिन्यू चलाएं, तो उसके लिए किन किन बातों का आप लोग जो ध्यान रखते हो? सबसे पहला बिजनेस लॉस एंड, अगर आप जो बिजनेस को बंद कर दोगे तो ये बात ध्यान रखना कि बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड सेट ऑफ अगेन द प्रॉफिट एंड गेन, ठीक है, ये बात सही है। फिर लॉस मेकिंग कंपनी एंड द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज टू अवेल द टैक्स बेनिफिट, नहीं, ऐसा नहीं है हमेशा टैक्स बेनिफिट के लिए आप उसको मर्ज ही करोगे, नहीं। पहले देखना पड़ेगा कि अगर मान लो अपने को मर्ज करने पर जो है वो फायदा हो रहा है तो ही मर्ज करेंगे, अनलेस उसको फायदा मर्ज करने का फायदा नहीं है। दूसरा, टैक्स बेनिफिट जो होता है रिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB और 115VT, वो अब क्या हो जाएंगे? अगर आपने जो है अपने बिजनेस को बंद कर दिया तो ये आपके विड्रॉ हो जाएंगे एंड लाइबल टू टैक्स फॉर द ईयर इन विच द बिजनेस इज डिसकंटिन्यू, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दूसरा, कंडीशन जो है सेक्शन 80IB और 80IB से लेके 80IC ऑफ द एक्ट, ए रिडक्शन इज अलाउड टू सच अंडरटेकिंग, तो ये बात जो है वो सही नहीं है, ये रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इफ ए पर्सन हैज मोर देन वन बिजनेस, तो लॉस मेकिंग बिजनेस जो है वो मे नोट भी डिस्क्लोज, आपको जो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसके लॉस को आप दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये बात आपकी करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ACE बोलो, ACE बोलो तो आपका फोर्थ। आगे, कंसीक्वेंट आउटकम दे रखे और टैक्सेशन पर्सपेक्टिव दे रखे, मैचिंग करना है। ए पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, एक पर्सन के अगेंस्ट जो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके ये है आपका टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी। दूसरा, टैक्स इज रिड्यूस बाय द टेकिंग एडवांटेज द लूप होल ऑफ द लॉ, अगर आप टैक्स जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, आपने क्या किया? आपने एडवांटेज उठाया किसका? लूप होल ऑफ द लॉ, तो ये आपका क्या? टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस। दूसरा, मेन एम जो है वो क्या? कंप्लायंस विद द लीगल फॉर्मेलिटी, ये आपका टैक्स मैनेजमेंट, और इट इज ए गाइड टू द डिसीजन मेकिंग, ये आपका टैक्स प्लानिंग, तो आंसर जो बनेगा वो क्या? थर्ड। आगे, एक्स को अपॉइंट किया 1 जुलाई 2022 को एज ए लेक्चरर एक यूनिवर्सिटी में, वो उसने जो है वो 30 अप्रैल 2023 तक जो है वो क्या किया? अपने काम को कंटिन्यू किया। व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट 2023-24, तो अगर मान लो आपने जो है ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने मिड में जो है वो कोई मान लो अगर अपने बिजनेस अंडरटेकिंग को स्टार्ट कर लिया, तो जिस दिन आपने स्टार्ट किया वहां से लेकर के और 31 दिन तक का पीरियड आपके लिए जो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। तो आपने कब से शुरू किया? 1/7/2022 से, तो यहां से लेकर के 31/3/2023 तक जो है इसको हम लोग जो वो कंप्यूट करेंगे किसमें? ये आपके लिए प्रीवियस ईयर है अंडर द हेड सैलरी, तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 1 जुलाई 2022 से 31/3/2023, बोलो तो फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे, इट इज ए पार्ट, एक तरीका है, ये एक तरीका है क्या करने का? डोज करने का टैक्स को विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस के अंदर हम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि कानून में जो लूप होल्स है उनका फायदा उठा रहे हैं। आगे, मैच करना आपको पर्सन नॉन रेजिडेंट इंडियन, और यहां पे रेट ऑफ टीडीएस का रेट देखा आपको जो है मैच करना है इसको। सबसे पहला, इनकम फ्रॉम डिविडेंड के ऊपर जो टीडीएस का रेट है कितना? 20%। ऑन इनकम बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर टू सेक्शन 111A, इसके ऊपर कितना? 15%। ऑन इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के ऊपर कितना? 30%। और इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ द फी फॉर द टेक्निकल सर्विस पेबल बाय द गवर्नमेंट कितना? 10%। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा आपका? थर्ड। चलिए आगे, Which are the condition in which unilateral relief, जो unilateral relief है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंडर जो unilateral relief है, ठीक है, is granted in case where section 90 is not, अच्छा unilateral DTAA नहीं है मान लो अपना, तो unilateral relief हो गया, ठीक है, मतलब सेक्शन 91, ओके। तो जहां पे सेक्शन 90 एप्लीकेबल नहीं है तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? पहला, असेसी जो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, ये बात ये जरूरी है। दूसरा, इनकम शुड हैव एक्रू आउटसाइड इंडिया, ये भी बात बिल्कुल सही है, मतलब फॉरेन इनकम होनी चाहिए। दूसरा, असेसी शुड नॉट हैव पेड द टैक्स इन सच फॉरेन कंट्री, नहीं, असेसी ने बाहर टैक्स पे किया हुआ हो, तो ये तो गलत हो गया। आगे, इनकम शुड नॉट एक्रू आउटसाइड इंडिया, नहीं, इनकम जो इंडिया इनकम जो है वो
आउटसाइड इंडिया एक्रू होनी चाहिए, फॉरेन इनकम है तभी तो आपको जो है रिलीफ मिलेगा। यस, तो ये भी गलत हो गया। इनकम शुड बी टैक्स बोथ इन इंडिया एंड ए फॉरेन कंट्री विद विच इंडिया हैज नो एग्रीमेंट फॉर रिलीफ। बिल्कुल ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है कि हमारा इनकम उस कंट्री के अंदर टैक्सेबल हुई है जहां पे जिसके साथ हमारा कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा क्या, ए बी ई बोल तो फर्स्ट। चलिए आगे, विच एक्सपेंस आर एक्सप्रेसली डिसअलाउ, इनमें से कौन से खर्चे जो डिसअलाउ होते हैं अंडर द हेड प्रॉफिट फ्रॉम पीजीबीपी से। ठीक है, सबसे पहला सैलरी पे आउट ऑफ इंडिया और टू ए नॉन रेजिडेंट इंडिया, और जिस पर टीडीएस काटना था लेकिन टीडीएस नहीं काटा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ठीक है ना, अगर आप इंडिया के बाहर किसी भी पर्सन को अगर कोई सैलरी पे कर रहे हो तो आपको आप वो अलाउड हो जाएगा अगर आपने उसके ऊपर टीडीएस काट रखा है तो। ठीक है, दूसरा वेल्थ टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे, पेमेंट टू एनी रूरल डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम डिडक्शन मिलती है। कोई भी अगर आपने एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया बाय द कंपनी ऑन द नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और द फी पेबल आउटसाइड इंडिया, जिस पर टीडीएस काटा था लेकिन नहीं काटा तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4 ए बी ई। आगे, पिन मनी क्या होती है, हस्बैंड जो वाइफ को जेब खर्ची देते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पिन मनी। तो पिन मनी इज यूज फॉर वुमेन गेट फ्रॉम हर हस्बैंड सर्टेन अमाउंट। सेकंड, आगे, when no liability for the payment of tax in advance arise by the assessee in his income if tax payable is जो है वो क्या less than 10,000 है, तो 10,000 से अगर आपका टैक्स कम बैठ रहा है तो आपके ऊपर जो एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। आगे, ए बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यू इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 में द बिजनेस लॉस, तो आप बिजनेस लॉस का जो है वो क्या करेंगे, तो बिजनेस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड सेट अप अगेंस्ट प्रॉफिट और गेन इन बिजनेस और प्रोफेशन। बिल्कुल आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। आगे, सेक्शन 80GC, 80GC जो है ऑन द इनकम टैक्स एक्ट इज रिलेटेड विद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये इसकी डिडक्शन मिलती है अगर मान लो कोई भी कंपनी है, असेसी कौन है, कंपनी, और कंपनी ने अगर कोई भी जो है वो क्या डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80GC में। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू द पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी, और कंपनी ने अगर दी होती तो 80GB, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 80GC की डिडक्शन क्या है, अगर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी, और अगर होता डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी, तो इसकी डिडक्शन है 80GB की डिडक्शन। ठीक है, आगे, Which one of the following is not correct for the tonnage tax system? टोनेज टैक्स सिस्टम के बारे में बता रखा है यहाँ पे, ये बेसिकली इंडिया की जो शिपिंग कंपनी है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है, किसके लिए, फॉर द टोनेज टैक्स सिस्टम के लिए। सबसे पहला, ये एक स्कीम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, यहाँ पे हम लोग जो एक्चुअल इनकम ना निकाल के प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, ये बात करेक्ट है। इट इज एप्लीकेबल फॉर द टैक्सेशन ऑफ द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द शिपिंग एक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंपनी, नहीं, ओनली इंडियन कंपनी पे एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। द टोनेज टैक्स सिस्टम इज special tax regime applicable to the shipping industry in India. It provides an alternative method of taxation for qualifying shipping company, focus on the taxing shipping income rather than overall corporate income. However, it is only applicable to the Indian company, meaning foreign company do not qualify under this system. आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम टैक्स इन इंडिया, इस पे ये इनमें से कौन सा इनकम टैक्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। तो टिन जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। डीए इनकम टैक्स से रिलेटेड है, सैलरी के अंदर आता है। लीव ट्रेवल कंसेशन सैलरी में आता है। टीडीएस टीसी और ये टैक्स रिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये आपका जो इनकम टैक्स में आता है, लेकिन टिन जो है ये आपका टीडीएस उससे जीएसटी से रिलेटेड है। तो टिन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कैन बी यूज अंडर द जीएसटी रिजीम रादर देन फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, ये ध्यान रखना। आगे, इनकम रिसीव एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम रिसीव और एक्रू अराइज भी कहोगे आउटसाइड इंडिया, तो मतलब ये क्या होगी, फॉरेन इनकम होगी है। लेकिन ये फॉरेन इनकम कौन सी है, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया एज टैक्स इन द हैंड ऑफ, तो ये कौन सी, ये किसके लिए टैक्सेबल है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके लिए भी टैक्सेबल है। देखो नॉन रेजिडेंट के लिए तो सारी की सारी जो फॉरेन इनकम है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है ना, लेकिन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इसके लिए फॉरेन इनकम जो है वो सारी की सारी क्या टैक्सेबल होती है। लेकिन जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इसके लिए सिर्फ एक फॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है, कौन सी, ये वाली बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया वाली। ठीक है, इसके अलावा बाकी अदर जो फॉरेन इनकम है इसके लिए वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, एवरी सिटीजन के लिए बिल्कुल नहीं, डोमिसाइल ऑफ इंडिया नहीं, ऑर्डिनरी के लिए यस, नॉट ऑर्डिनरी के लिए यस, नॉन रेजिडेंट के लिए नो। आंसर क्या बनेगा, सी एंड डी। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द टैक्स इवेजन, इनमें से कौन सा टैक्स की चोरी से रिलेटेड है। सबसे पहला, अगर मान लो असेसी बोगस एक्सपेंस है वो क्या करता है, क्लेम करता है, ये से रिलेटेड है। अपने कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को हाइड कर लिया, छुपा लिया प्रॉफिट को, ये भी आपका टैक्स इवेजन से रिलेटेड है। शो किया सेल्स शोइंग सेल ट्रांजेक्शन, ये नहीं है, ये तो अच्छी बात है। शो किया एक्सेस ट्रांजेक्शन, ये भी आपका जो टैक्स इवेजन से रिलेटेड है। शो किया रियल इनकम एक्सपेंस, नहीं, ये से रिलेटेड नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड, ए बी डी। आगे,
इनकम टैक्स रिटर्न दे रखी है और यहाँ पे रिलेशनशिप बता रखा है आपको जो आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले बात करेंगे ITR 2। तो ITR 2 किसके लिए? ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है। ITR 6 की अगर बात करें ये किसके लिए? कंपनीज के लिए अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। ITR 7 की बात करें तो ये किसके लिए है? फॉर ए पर्सन including a company who are required to furnish return under section 139 4A 4B 4C या 4D। और 4 किसके लिए? सुगम। ये बेसिकली है अगर मान लो असेसी ने जो वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है तो ITR 4। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? सेकंड। आगे कंप्यूट करना इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट हाउस के लिए, ठीक है। द फॉलोइंग आइटम आर डिडक्टेड। तो कौन कौन से आइटम की जो है वो डिडक्शन मिलेगी? अरेंज देम इन द प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले देखो हम जीएवी निकालते हैं, जीएवी में से माइनस करेंगे अनलाइज्ड रेंट, उसके बाद फिर माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स अगर पे किया हुआ है, ठीक है। फिर आएगा एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू से फिर माइनस करते हैं डिडक्शन। सबसे पहले तो सैलरी डिडक्शन हो गया, फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट लोन के, पहले करंट ईयर का इंटरेस्ट लोन और फिर प्रीवियस ईयर का अगर कोई लोन है, ठीक है, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, तो उसकी डिडक्शन मिलती है 20%। तो कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है वो क्या, जो अनलाइज्ड रेंट है इसकी डिडक्शन मिलेगी C, देन उसके बाद में क्या लोकल टैक्स की A, देन उसके बाद में क्या होगा सैलरी डिडक्शन B, फिर उसके बाद में करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसकी E, और फिर जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसकी 1/5 हो गया, तो ये D। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? सेकंड। आगे प्रोविजन ऑफ द विवाद से विश्वास एक्ट 2020 एक ही आया था, मतलब यहां पे मोदी जी ने ये बोला था कि अगर मान लो आपने कोई भी टैक्स की चोरी कर रखी है तो जितना भी आपका पुराना टैक्स बनता है ना, आप अपने हिसाब से जो क्या कर दो पे कर दो, हम आपसे जो है कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। तो बोलते हैं जो प्रोविजन है ऑफ द विवाद से विश्वास एक्ट 2020 डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स एरिया रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर कोई टैक्स एरिया था कौन सा? असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसिक्यूशन, अगर मान लो कोई ऐसा था, कोई एरियर वो था जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन चल रहा है, मामला आपका कोर्ट के अंदर चल रहा है, प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड और ऑन बिफोर द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, तो उस केस के अंदर जो है आपकी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। तो ये ध्यान रखना, विवाद से विश्वास एक्ट 2020 बाद इंट्रोड्यूस किया गया रिजोल्व करने के लिए डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी को अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाउएवर द स्कीम डज नॉट अप्लाई टू द टैक्स एरिया रिलेटेड टू केसेस वेयर प्रोसिक्यूशन हैज ऑलरेडी बीन इंस्टीट्यूटेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ द डिक्लेरेशन। आगे अंडर सेक्शन 80TB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच अमाउंट ऑफ द बेनिफिट इज अवेलेबल टू द सीनियर सिटीजन ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट विद द बैंक और पोस्ट ऑफिस और कॉर्पोरेट बैंक। तो ये कितना मिलता है उसका इंटरेस्ट अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लेस। आंसर क्या आएगा? 50,000। तो अंडर सेक्शन 80TB टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है वो चाहे तो रिडक्शन क्लेम कर सकता है अब तो 50,000 रुपए तक की ऑन द इंटरेस्ट इनकम जो उसने कमाई किस पे? बैंक डिपॉजिट पे, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो फिक्स्ड हो, दूसरा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे या कोई डिपॉजिट हेल्ड इन द कोऑपरेटिव बैंक। आगे प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज। जो प्रोविजनल इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट पड़े तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? जो भी आपने सेल्फ असेट टैक्स लायबिलिटी निकाली है उसके अगेंस्ट आप उसको जो है वो क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना इसको। आगे पेनल्टी जो है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अप टू कितना है? मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो कितनी है आपका? 10,000। तो अगर लेट फाइलिंग किया तो कितना? 10,000। आगे एक्सपेंस डेट आर नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 58, मतलब कौन कौन से खर्चे जिसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर रिडक्शन नहीं मिलती है वो उनको डील करता है सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट फॉर कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन कौन से? पर्सनल एक्सपेंस रिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड इसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी, वेल्थ टैक्स की नहीं मिलेगी, कोई भी अगर आपने कमीशन पे किया फॉर रियलाइजिंग द डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इसकी रिडक्शन मिलती है, एक्सपेंस विच आर नॉट ऑफ द कैपिटल नेचर मतलब रिपेयर मतलब जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे उनकी रिडक्शन मिलती है। तो आंसर जो बनेगा A B C बोलो तो सेकंड। आगे व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एज फॉलो इन विच सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे D। देन उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किस पे? नेट एग्रीकल्चर इनकम पे, फिर उस पर टैक्स निकालेंगे A। फिर इसके बाद में अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का जो डिफरेंस है D और A का उसको क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे E। देन उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87 ऑफ द टोटल इनकम B और लास्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे HEC C। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? D A E B C बोल तो फोर्थ। आगे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बात एकदम जो है वो क्या है? करेक्ट है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख रुपए से आर सब्जेक्ट टू टैक्स रेट ऑफ द 10% विद इंडेक्सेशन 20% विदाउट इंडेक्सेशन नहीं। ये बात जो क्या आपकी रॉन्ग है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्टेटमेंट 1 तो आपकी करेक्ट है लेकिन सेकंड आपकी इनकरेक्ट है।
आगे बोलते हैं ए इज एंटाइटल्ड टू द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ए को जो है वो 80 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहे थे। इट अमाउंट तो अब कितना हो गया, हर महीने कितना मिलता है उसको 240, मतलब 80 इंटू में 3 बच्चों के रिस्पेक्ट में मिले थे, ठीक है। इट विल बी एग्जेम्प्टेड टू द एग्जेंट, तो कितना एग्जेम्प्ट रहेगा, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो कितना 100 रुपए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो क्या होता है आपका 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक एग्जाम्प्ट होता है। तो आपको मिली 80 रुपए रही है, तो 80 रुपए तो 2 बच्चों तक तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन एक बच्चे के 80 रुपए जो है वो क्या रहेंगे आपके टैक्सेबल, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम्प्ट कितना मिलेगा 2 बच्चों का 200 नहीं 80 और 80, क्योंकि एक बच्चे के रिजल्ट में 100 नहीं मिला 80 मिला, तो 80 और 80 कितना 160 रुपए पर मंथ तक जो वो क्या रहेगा एग्जाम्प्ट रहेगा। तो यहां पे ये बता रहा है कि कितना अमाउंट जो वो क्या रहेगा एग्जाम्प्ट रहेगा, तो 160 रुपए पर मंथ तक जो वो क्या रहेगा एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है ना। अब यहां बहुत बच्चे 200 करते हैं वो मत करना, और अभी जो नई लिमिट है वो आपको मैंने रिवीजन वीडियो में बताया था, वो कितना हो गया 3,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक जो है वो क्या एग्जाम्प्ट है। आगे अमाउंट जो अनयूटिलाइज था इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, आपने कोई घर बेचा था और उसका कैपिटल गेन हो गया था, तो आपने उसको जो है वो क्या किसी बैंक के अंदर जमा करवा दिया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जमा करवा दिया अंडर द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और अगर मान लो आप 3 साल तक उसको यूज नहीं करते हो ना, तो 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो क्या बोलता है, अमाउंट जो अनयूटिलाइज है इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में फॉर विच एग्जेम्पशन वाज क्लेम अंडर सेक्शन 54 शैल बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल इन द प्रीवियस ईयर, कब इन विच पीरियड ऑफ 3 ईयर हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, आंसर क्या आएगा 4। आगे विच द फॉलोइंग आर करेक्टली नीडेड, इनमें से कौन सा अपने को चाहिए टू क्लेम करने के लिए एग्जम्पशन इंस्पेक्टर एचआरए, अगर अपने को एचआरए की डिडक्शन क्लेम करनी है तो क्या क्या चीज चाहिए, सैलरी बताना चाहिए जी बिल्कुल, कहां पे रेसिडेंस है ये बताना चाहिए, मेट्रो के लिए अलग है और नॉन मेट्रो के लिए अलग, यस, स्टैंडर्ड रेंट चाहिए नहीं, रेंट जो पेड चाहिए यस, एचआर रिसीव यस, तो आंसर जो बनेगा वो क्या ABDE बोल तो थर्ड। आगे विच द फॉलोइंग कैन नॉट यूज ITR 1, इनमें से कौन से लोग जो ITR 1 को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। पहला एन इंडिविजुअल जो कि डायरेक्टर है, नहीं ये ITR 2 या 3 को यूज करेगा लेकिन 1 को यूज नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल हु हैज एनी एसेट, जिसकी एसेट इंडिया के बाहर लोकेटेड है वो भी 1 को यूज नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल जिसकी इनकम जो है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है, ये इसको यूज कर सकते, ये 5 लाख है, ये इसको यूज कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल हु हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, वो इसको यूज नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल हु हैज एनी अनयूटिलाइज इक्विटी शेयर, जिसके बाद अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, तो ये भी जो है वो इसको यूज नहीं कर सकता। तो आंसर जो आएगा ABDE बोल तो सेकंड। तो ये ध्यान रखना, ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इसकी टोटल इनकम जो है वो डज नॉट एक्सीड 50 लाख, तो ये इसको जो है ITR 1 को यूज कर सकता है, ठीक है ना, बाकी नहीं कर सकते हैं। ये सही था, 50 लाख ही था। आगे अगर कोई एसएससी एंगेज है किसमें इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द टी इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर इनकम उस केस के अंदर जो क्या होगी, तो अगर मान लो आप टी उगा रहे हो तो जितनी भी आपकी टोटल इनकम है 100, तो उसमें से जो है 60% तो क्या है एग्रीकल्चर इनकम, और आपकी 40% जो है वो क्या बिजनेस इनकम। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा थर्ड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द सैलरी, इनमें से किसको हम इंक्लूड करेंगे सैलरी में एज पर द सेक्शन 17(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सैलरी में क्या क्या आएगा, क्या सैलरी में वेजेस आते हैं, यस। क्या सैलरी के अंदर पेंशन एन्युटी आती है, यस। इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटी सैलरी का पार्ट है, नहीं, ये आपका अदर सोर्स में आएगा या फिर PGBP, अगर आपका यही बिजनेस है तो PGBP पे, नहीं तो अदर सोर्स में आएगा। ग्रेजुटी सैलरी में आएगा, एडवांस ऑफ द सैलरी के अंदर आएगा। आंसर क्या बनेगा आपका थर्ड। आंसर जो बनेगा वो क्या थर्ड, ABDE। चलिए आगे, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर फॉर ई फाइलिंग ऑफ द ITR 1 एंड ITR 2। तो सबसे पहले अपना काम जो रहेगा वो क्या, सबसे पहले तो आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद अब आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद अब आपका अगला काम जो रहेगा वो क्या, आपको जो फॉर्म है और जो एप्रोप्रिएट फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यस। अब आप उसके अंदर ई फाइलिंग करोगे, यस, और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन, सी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा सेकंड, BADEC। आगे अंडर द विवाद से विश्वास एक्ट 2020 द अमाउंट पेबल बाय द डिक्लेरेंट अंडर सेक्शन 3 ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 वो कितना रहेगा, जितना भी आपका टैक्स बनता है वो प्लस में 10% लेंगे बस। तो आंसर जो बनेगा सेकंड, द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स एंड 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स, ठीक है। आगे बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन्वॉल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कौन कौन आता है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, हम एक्चुअल इनकम को यूज ना करके हम लोग जो वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी व्हिच डिफर फ्रॉम द यूजुअल सेल्स बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर अकाउंट। आंसर जो बनेगा वो क्या फर्स्ट। आगे जो ALP निकालता है आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूटेशन अंडर
कंप्यूटेशन मेथड अंडर 92C ऑफ द इनकम टैक्स 1961 डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द, इसमें से मतलब एएलपी निकालने का इनमें कौन सा मेथड नहीं है? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मैकेनिज्म ये है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड ये भी है, रीसेल मेथड ये भी है, स्लम सेल प्लस प्राइस मेथड ये इसका पार्ट नहीं है। तो ये 5 होते हैं, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। आगे, टैक्स हॉलिडे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? टैक्स हॉलिडे किस्मत है सेक्शन 80IA में, फर्स्ट में। 80D किसका है? मेडिकल इंश्योरेंस का। 80CCC जो आपका LIC पॉलिसी, ठीक है ना, मतलब जो लाइफ आपका क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका क्या बोलते हैं, पेंशन फंड का, ठीक है, LIC का कोई पेंशन फंड है, ठीक है, इसका CCC हो गया। और 8010(5) जो है ये आपका कौन सा हो गया? ट्रैवल अलाउंस विद इन इंडिया। आगे, रेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर द न्यू रिजीम एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल 2025-26 कौन कौन से है? न्यू रिजीम के हिसाब से जो है आपके 5% लगता है, यस। 10 है, यस। 15 है, 20 है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ABDE बोल तो थर्ड। 12% का जो है वो नहीं है। तो कैसे कैसे? 0 से लेके 4 लाख रुपए तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और 24 से ऊपर की जो इनकम है उस पर कितना? 30%। आगे, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन, होम लोन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ? अगर आपको जो रिडक्शन क्लेम करनी है किसका? इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी? सबसे पहला, द होम लोन मस्ट बी यूज, जो आपने लोन लिया है उसको आपने यूज किया फॉर द परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यस, पहली कंडीशन। लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2019, नहीं, ये कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या? द अमाउंट ऑफ द लोन मस्ट बी यूज, आपने जो है लोन का अमाउंट जो है वो 10 दिन के अंदर यूज कर लिया, नहीं, 5 साल का टाइम पीरियड होता है, 10 साल नहीं है, तो ये भी आपका जो है वो क्या गलत हो गया। परचेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीट विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वाज टेकन, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन एक्सीड 22%, नहीं, ये बात जो है वो करेक्ट है, नहीं। आंसर क्या आएगा? A and D ओनली, फोर्थ, ठीक है। आगे, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, अलाउंसेस विच आर नॉन टैक्सेबल फॉर द इंडिविजुअल असेसी, ये कौन कौन से हैं? नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर क्या आएगा? सैंक्चुअरी अलाउंसेस आते हैं, यस, ये आपके नॉन टैक्सेबल है। कंपनसेटरी अलाउंस पेड टू द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को, ये भी आएगा। ओवर टाइम अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड, तो ये भी आपके क्या फुली एग्जेम्प्ट है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुली टैक्सेबल है। तो जो आपके अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट है वो कौन कौन से हैं? A, B और D। ABD बोल तो थर्ड। आगे, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशन द बुक प्रॉफिट अंडर द मैट रिजीम? मिनिमम ऑल्टर टैक्स जो हम निकालते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंडर आपको बताना, ये आपको 5 स्टेप दे रखे हैं कि किस किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम अराइव करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटेड ऑफ द P&L अकाउंट, मतलब जो पहले नेट प्रॉफिट निकालो, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मतलब P&L अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। ए, देन अब अगला काम अपना क्या रहेगा? अब हम एडजस्ट करेंगे बुक प्रॉफिट को, एडजस्टेड बुक प्रॉफिट हम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक एडजस्टमेंट करेंगे इन केस ऑफ मर्जर। एडजस्टमेंट करने के बाद अब अगला काम हमारा क्या रहेगा? मेक एडजस्टमेंट रेट टू द OCI आइटम, जो अदर आइटम है उससे, और फिर अब एडजस्ट करेंगे, फिर नेट अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट निकालेंगे फॉर एप्लीकेशन ऑफ द मैट रेट। ई, आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द NAV, इनमें से कौन सी NAV है किसका? ऑफ द हाउस ऑफ द गिवन डिटेल, ठीक है, ये आपको जो है ये बता रखे हैं। 4 कैसे करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड विच इज हायर, हायर वैल्यू क्या गया? 4 लाख। कंपेयर विद द सेंटर विच इज लोअर, तो 4 लाख और 5 लाख, विच इज कम, कम कौन सा है? 4 लाख। और कंपेयर विद, ये आपका जो 4 लाख है ये क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट से, विच इज हायर। तो 4 लाख और 4,80,000 दोनों में हायर जो है वो क्या है आपका? 480। तो ये 4,80,000 पे आपकी जो है वो क्या आ गई? GAV, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन 12,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स था, ये क्या बोलता है? ड्यू बट नॉट पेड, तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो म्युनिसिपल टैक्स आपका ये आ गया 4,80,000 और म्युनिसिपल टैक्स आपका क्या है? नील। तो जो आपका एनुअल वैल्यू है वो कितनी है? ओनली 4,80,000। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड, 4,80,000। आगे, बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बैंक के लिए जरूरी नहीं है कि वो TDS काटे फ्रॉम डिपॉजिटर हु हैज सबमिटेड डिक्लेरेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अंडर द हेड इनकम टैक्स रूल 1962। तो अगर मान लो जो डिपॉजिटर है उसने सेक्शन 15G के अंदर अगर फॉर्म प्रोवाइड करवा दिया तो फिर अब बैंक के लिए जरूरी नहीं है कि वो TDS काटे। आंसर क्या आएगा? थर्ड। अंडर सेक्शन 194A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बैंक का रिक्वायर्ड, बैंक के लिए जरूरी है कि वो TDS उसको काटना पड़ेगा व्हेन इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनकम जो 40,000 से क्या है ज्यादा, या सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से क्या है ज्यादा। हाउएवर डिपॉजिटर कैन सबमिट 15G इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर एंड HUF और 15H फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, ये इंश्योर करने के लिए दैट नो TDS इज डिडक्टेड इफ देयर टोटल इनकम इज बिलो द टैक्सेबल थ्रेशोल्ड। आगे 2 स्टेटमेंट देखिए। पहले में बोलता है टैक्स प्लानिंग प्रोमोट करती है प्रोफेशनलिज्म को एंड ये स्ट्रेंथन करती है इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है टैक्स इवेजन जो है एक तरीका है विद इन द परमिसिबल रेंज
ऑफ द एक्ट, नहीं, टैक्स इवेजन जो है वो परमिसिबल रेंज में नहीं होता, बल्कि ये जो है बियॉन्ड द एक्ट जाके करते हैं लोग, ये गलत हो गया आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बट सेकंड आपकी फॉल्स है। आगे, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में इज डिटरमाइन फॉर विच ऑन द फॉलोइंग, जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं प्रीवियस ईयर का निकालते हैं। आगे, सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग स्टेप क्या करने के लिए, टू कंप्यूट टैक्स वेयर देयर इज एग्रीकल्चर इनकम ऑल्सो, अगर एग्रीकल्चर इनकम भी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपना जो रहेगा वो क्या, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को क्या करो, पहले ऐड करो ए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला काम अपना जो रहेगा वो क्या है, अब हम क्या करेंगे, ऐड करें एग्रीकल्चर इनकम को किसमें, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर, उस पर टैक्स निकालेंगे, यस। फिर अब क्या करेंगे, जो ए वाला टैक्स था उसमें से बी वाले टैक्स को माइनस करेंगे, ये आ गया। फिर उसके बाद जो है वो अगर कोई रिबेट बनती है उसको क्लेम करेंगे, और आखिरी में सरचार्ज अगर कोई बनता है वो ऐड करेंगे, और एचईसी जो बनता है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए बी सी डी, इसी सीक्वेंस में दे रखे हैं, ये सही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर अलाउड टू बी कैरी, इनमें से कौन सा लॉस ऐसा है जिसको जो अलाउड है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड सेटअप कर सकते हो इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिजनेस लॉस को यस, स्पेकुलेशन को कर सकते हैं और अगले 4 साल के लिए इसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बस, ठीक है। कैपिटल लॉस को कर सकते हैं, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, इसको भी हम कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी ई, बोल तो 4, सभी लॉसेस को हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज सेट अप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, 1952 के अंडर कौन सा प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो है आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एसपीएफ है 1925 के अंडर। आगे, टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन, अगर कोई पर्सन जो प्रोफेशन कर रहा है, ठीक है, प्रोफेशन के अंदर एंगेज है, तो उसके लिए टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो कितनी, अगर उसकी जो ग्रोस रिसीट है वो 50 लाख रुपए से फालतू है तो फिर उसको टैक्स ऑडिट करवानी क्या है, मैंडेटरी। आंसर क्या आएगा, 4, 50 लाख। आगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर कंप्यूटिंग ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, निकाल लो, निकाल लिया। निकालने के बाद फाइंड आउट करो रेंट एक्चुअल रिसीव, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ उसके साथ आप कंपेयर करेंगे, यस। कंपेयर करने के बाद आप अगला काम करेगा, फाइंड आउट करो जो इनमें से हायर अमाउंट है, डी, ठीक है, वो कर लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करो लॉस बिकॉज ऑफ वैकेंसी की वजह से अगर कोई लॉस है, और आखिरी के अंदर अब क्या करेंगे, डी में से बी को माइनस करेंगे और वो आपकी क्या निकल आएगी, जीएबी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी, फर्स्ट, सॉरी, CADBE। आगे, एक्स एक एम्प्लॉई है प्राइवेट कंपनी में और उसको 30,000 रुपए पर मंथ जो है वो मिलती है बेसिक सैलरी, और 1500 रुपए पर मंथ मिलता है उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस। व्हाट इज द डिडक्शन, बताओ एंटरटेनमेंट अलाउंस की उसको कितनी मिलेगी। भाई वो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है तो उसको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, ओनली एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन ओनली गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलती है। तो आंसर क्या आएगा, नील। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो इनमें से कौन सा प्रोविडेंट फंड जो है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड होता है, वो होता है आपका कौन सा, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अंडर द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। दिस फंड इज मैनेज्ड बाय द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्लाई टू द एस्टेब्लिशमेंट दैट मीट द क्राइटेरिया सेट अप बाय द एक्ट। एसपीएफ नहीं आएगा क्योंकि एसपीएफ जो मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा एंड इट इज गवर्न बाय द डिफरेंट लॉ। यूआरपीएफ तो अप्रूव्ड ही नहीं है, और जो पीपीएफ है ये क्या, इट इज गवर्न बाय द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1962, नोट द पीपीएफ एक्ट 1952। आगे, दो अब यहां पे सेक्शन दे रखे आपको मैचिंग है। सबसे बड़ा सेक्शन 35 2AA की अगर बात करें तो ये रिलेटेड है किससे, तो ये रिलेटेड आपका, अगर आपने कोई भी पेमेंट किया टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, 35(1)(2)A जो है वो रिलेटेड है किससे आपका, अगर आपने कोई भी पेमेंट की है टू द कंपनी टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। 35(1)(3) जो है रिलेटेड है किससे आपका, अगर कोई भी पेमेंट की गई है टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन द सोशल साइंस, और 35(1)(2) किससे रिलेटेड है, पेमेंट मेड टू द सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। आंसर क्या आएगा, सेकंड। आगे, दो स्टेटमेंट देखिए, पहले बोलता है ITR 1 कैन बी यूज्ड बाय एन असेसी हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, नहीं 50 लाख की लिमिट है, ये आपका गलत है। दूसरा, ITR 1 कैन नॉट बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर इन द कंपनी, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा स्टेटमेंट 1 तो आपकी क्या नोट करें, बट सेकंड आपकी क्या करेक्ट है, 4। आगे, अगर असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम बताओ उसकी क्या होगी। एग्रीकल्चर इनकम तो 60% है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी, 40% मानेंगे। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द बिजनेस इनकम, इनमें से कौन सा लॉस जो है वो बिजनेस इनकम से उसकी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। पहला, अगर कोई भी लॉस सस्टेन किया गया बिफोर द बिजनेस इज कमेंस, इसकी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। लॉस इंकर्ड इन द क्लोजिंग, अगर आप बिजनेस को क्लोज डाउन करते हैं तो उसकी कोई रिडक्शन नहीं है। लॉस इंकर्ड ड्यू टू डैमेज डिस्ट्रक्शन द कैपिटल एसेट, इसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी, रेवेन्यू नेचर की मिलती है। लॉस ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड गुड्स इन ट्रांजिट, रिडक्शन मिलेगी। लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ड्यू टू एनिमी एक्शन, रिडक्शन मिलेगी। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ABC, इन तीन की रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ABC बोलते हो फर्स्ट, ठीक है।
आगे, विच द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट यूज ITR 4। ITR 4 सुगम, इसको कौन पर्सन यूज नहीं कर सकते? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये इसको यूज नहीं कर सकता। जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, ये इसको यूज नहीं कर सकता। हु हैज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड, ये भी इसको यूज नहीं कर सकता। कोई भी फर्म ऑफ इफ असेसी इज ए रेजिडेंट, तो ये इसको यूज कर सकती है। हु हैज इनकम अदर देन सोर्स, अदर देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ABC। ये तीन लोग जो इसको यूज नहीं कर सकते ITR 4 को। आगे, AMT के प्रोविजन, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन जो है एप्लीकेबल है किसके ऊपर? अगर असेसी जो वो क्या है? नॉन कॉर्पोरेट असेसी है। सेकंड, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द पर्सन अंडर सेक्शन 17(1), इनमें से कौन सा पर्सन की कैटेगरी के अंदर आता है? तो HUF ये पर्सन की कैटेगरी में आता है। कंपनी, यस। फर्म, यस। इंडिविजुअल, यस। लोकल अथॉरिटी, यस। AOP BOI, यस। आंसर क्या आएगा आपका? 4। ABCDEF सारे लोग। आगे, सीक्वेंस करें द स्टेप फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन इन इनकम फ्रॉम PGBP। अगर आपने PGBP की इनकम निकाली तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन का जो है वो क्लेम, जो है वो डेप्रिसिएशन को क्लेम करते हैं। और कैसे करते हैं? सबसे पहले अपना जो काम रहेगा वो क्या? फाइंड आउट करो वैल्यू द ईच ब्लॉक, ब्लॉक की वैल्यू निकाल लो। ब्लॉक की वैल्यू निकालने में अगला काम जो आपका रहेगा, अब आप क्या करोगे? आप देखोगे एसेट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द रिस्पेक्टिव ब्लॉक टू विच न्यू एसेट बिलोंग। अब आप ये देखो कि नई एसेट जो है वो किस ब्लॉक से रिलेटेड है, D। फिर अब हम क्या करेंगे? द मनी रिसीव अलोंग विद द स्क्रैप वैल्यू इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ब्लॉक विच आर सोल्ड, उसको हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और करने के बाद फिर वो अपनी रिटर्न आउट वैल्यू आ जाएगी ईच ब्लॉक की एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। आंसर जो आएगा वो क्या? सेकंड। आगे, टैक्स ऑडिट जो है वो कंपलसरी है इन केस ऑफ पर्सन इन ए बिजनेस जिसकी ग्रोस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन, ग्रोस रिसीट जो है उसकी मतलब जिसकी टर्नओवर जो है वो अगर एक्सीड कर जाए किससे? 1 करोड़ से। तो अगर मान लो 1 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड कर गया ना, तो उसके उस पर्सन के लिए, उस बिजनेसमैन के लिए जो है वो टैक्स ऑडिट क्या है? मैंडेटरी है। तो ये बात ध्यान रखना कि आंसर जो आएगा वो क्या? 1 करोड़। ठीक है ना, इसको काट दो। तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए 50 लाख की लिमिट है और बिजनेस के लिए जो है वो क्या आपका? 1 करोड़। आगे बोलते हैं, ए एक रेजिडेंट है इन इंडिया जिसकी एज 60 साल है। ठीक है, उसने एग्रीकल्चर इनकम कमाई 5 लाख की और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमाई 3 लाख की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो बताओ उसकी टैक्सेबिलिटी। मान लो वो ओल्ड स्कीम के अंडर है। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन क्या होती है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से फालतू होनी चाहिए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से फालतू होनी चाहिए। अब यहां पर उसकी उम्र कितनी है? 60 साल। तो मतलब वो क्या है आपका? बोलो, वो आपका सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन के लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो कितनी? 3 लाख। और हमारी हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से फालतू होनी चाहिए। क्या फालतू है? क्या बताओ? उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 3 लाख ही है, तो इसका मतलब यहां पे जो टैक्सेबिलिटी है वो क्या रहेगी उसकी? नॉन एग्रीकल्चर तो 5,000 से फालतू है, लेकिन जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम तो 5,000 से फालतू है, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से फालतू होनी चाहिए। बट फालतू है क्या? नहीं। तो आपकी इसको यहां पे जो है जो क्लबिंग का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज जनरली चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम आती है? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ये आती है। डायरेक्टर फीस, यस। ग्राउंड रेंट, यस। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये भी इसका पार्ट है। इसके अलावा इंश्योरेंस कमीशन, ये भी आएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये कैपिटल गेन का पार्ट है। तो आंसर जो आएगा ABCDE। बोलो तो आपका 4। आगे, मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट जो है ना फॉर पेमेंट रिसीव अंडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो कितनी है? 5 लाख की। आगे, मैचिंग करना सेक्शन 80EE की अगर बात करें तो ये रिलेटेड है किससे? कि अगर मान लो असेसी ने कोई भी जो है वो क्या प्रीवियस ईयर के अंदर घर को बनाने के लिए लोन लिया तो उस पर कोई इंटरेस्ट पे किया, रिडक्शन 80EE में क्लेम कर सकते हो। GG जो है वो क्या, अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई घर किराए पे ले रखा है और किराया अगर पे किया तो उसकी रिडक्शन 80GG में कर सकते हो। GA की बात करें तो अगर आपने कोई भी डोनेशन जो है वो दिया है किसके लिए? फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 80GA। और अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी लोन लिया था फॉर हायर एजुकेशन के लिए तो 80E। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। आगे, द एग्जम्पशन विद रिस्पेक्ट टू HRA इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, HRA की अगर आपने डिडक्शन क्लेम करनी है तो ये इन फैक्टर पे बेस है। कौन कौन से? एक तो आपको रेंट पेड पता होना चाहिए, यस। प्लेस ऑफ रेसिडेंट, यस। भाई मेट्रो में है नॉन मेट्रो में है। सैलरी पता होना चाहिए। HRA रिसीव पता होना चाहिए। फेयर रेंट नहीं। मार्केट रेंट का पता होना चाहिए नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या? ABCD बोलते हो फर्स्ट। तो हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या? पहली कंडीशन होती है एक्चुअल अलाउंस रिसीव, दूसरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरी 40% या 50% ऑफ सैलरी। आगे, द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर विद द नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज डन किस केस में? मतलब ये जो एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ने वाला जो काम करते हैं वो करते हैं हम ओनली किसमें? AOP या BOI में, यस। कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, इसके केस में चीज एप्लीकेबल नहीं है। अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। ये तो सिंपल सा, पहले रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद में अब हम क्या करेंगे? लॉगिन करने के बाद अगला काम क्या रहेगा? डाउनलोड करो यूटिलिटी फॉर्म को। फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? ई फाइलिंग करो और ई फाइलिंग के बाद में क्या कर दो? वेरिफिकेशन। तो आंसर बनेगा 4।
आगे दो स्टेटमेंट देखिए, पहले बोलता है असेसी इज ऑलवेज ए पर्सन, असेसी हमेशा एक पर्सन होता है, बट ए पर्सन में और मे नॉट बी असेसी, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। असेसी जो वो पर्सन होता है, लेकिन पर्सन हमेशा असेसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, द टर्म पर्सन इंक्लूड, पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, फर्म, बीओआई या लोकल अथॉरिटी या एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यस, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। आगे, टैक्स ऑडिट कंपल्सरी इन केस ऑफ पर्सन इज कैरिंग ऑन द बिजनेस जिसकी ग्रोस टर्नओवर एक्सीड कर जाए किससे? 1 करोड़ से। अब ये यहां पे एक स्पेशल बात क्या है कि ये बात तो सही है कि सेक्शन 44 ए बी के अंदर जो है वो क्या कि टैक्स ऑडिट जो मैंडेटरी है फॉर बिजनेस के लिए जिसकी ग्रोस टर्नओवर और द रिसीट एक्सीड कर जाए 1 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? अगर आपका जो मेन काम है वो कैश ट्रांजैक्शन होती है और वो कैश ट्रांजैक्शन जो है वो क्या 5%, टोटल रिसीट के 5% से भी कम है कैश ट्रांजैक्शन, तो आपके लिए जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? 10 करोड़। तो द टैक्स ऑडिट जो है वो देयरफॉर थ्रेशोल्ड इंक्रीज टू 10 करोड़। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है जी, सबसे पहला, अगर आपके पास आईटीसी पड़ा है किसका? सीजीएसटी का, इसको आप यूज कर सकते हो सबसे पहले फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, और अगर कुछ बच गया तो उसको यूज करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। बिल्कुल सही है। फिर अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है किसका? एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का, इसका आप यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। नहीं, ये बात सही नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि सीजीएसटी का अगर आपके पास में आईटीसी पड़ा है इसको सबसे पहले यूज करेंगे सीजीएसटी के लिए, फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी का अगर पड़ा है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले यूज करेंगे एसजीएसटी के लिए, और अगर बच गया तो फिर आईजीएसटी के लिए। इसको कभी भी सीजीएसटी के लिए आप यूज नहीं करेंगे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडी फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनकम टैक्स प्रोसीजर। अगर इनकम टैक्स प्रोसीजर की नॉलेज नहीं तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स रूल की नॉलेज होना चाहिए, यस। इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज होना चाहिए, यस। सीबीडीटी के जो सर्कुलर है क्लासिफिकेशन, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जुडिशियल जो डिसीजन आते हैं उनकी भी होनी चाहिए। कंप्लीट की नो, आंसर जो बनेगा वो क्या? ए बी सी डी। आगे बोलते हैं ब्यूएनसी जो होती है ना इज ए बेसिक प्रिंसिपल टैक्सेशन का। इसका मतलब क्या होता है? ब्यूएनसी का मतलब होता है कि अगर देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी ना, तो फिर गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ब्यूएनसी का मतलब जो है वो क्या होता है? ये एक सिस्टम है, इट शुड बी सच दैट द टैक्स रेवेन्यू हैज बीन इनहेरेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज एज द इकोनॉमी ग्रोथ। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी। ठीक है, तो टैक्स ब्यूएंसी रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मींस दैट एज द इकोनॉमिक ग्रो, जैसे जैसे इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी, टैक्स रेवेन्यू शुड नेचुरली इंक्रीज विदाउट नीडिंग टू रेज द टैक्स रेट। आगे, द ड्यू डेट जो है फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स पेड बाय द असेसी अदर देन द कंपनी, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है, तो ड्यू डेट पहली जो है वो क्या होती है आपकी? 15 जून। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द बिजनेस इनकम। इनमें से कौन सा लॉस जो है बिजनेस इनकम से जिसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी? पहला, लॉस इनकर्ड इन द क्लोज ऑफ द बिजनेस, नहीं मिलेगी। लॉस इनकर्ड ड्यू टू डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल एसेट, नहीं मिलेगी। लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ड्यू टू एनिमी एक्शन, इसकी डिडक्शन तो आपको मिलेगी। लॉस सस्टेन बिफोर द बिजनेस इज कमेंस, नहीं मिलेगी। लॉस ऑफ द रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स इन ट्रांजिट, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ए बी डी बोल तो सेकंड। ITR 1 कैन बी यूज बाय एन असेसी हैविंग एन इनकम फ्रॉम। ITR 1 कौन यूज कर सकता है? असेसी जिसकी इनकम है किससे? 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, दूसरा पेंशन भी आती हो, आगे इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, यस। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नहीं। आंसर जो बनेगी वो क्या? ए बी सी बोल तो फर्स्ट। ठीक है ना, तो अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है तो वो क्या करेगा? उसकी इनकम जो है स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी ITR 2 या ITR 3 में। आगे सेक्शन दे रखे हैं मैचिंग, जो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर 2 है, देख लेना। मतलब मैं बता ही दूं, चलो 10(1) जो है वो रिलेटेड है किससे? आपका एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, यहाँ पे इसको डिफाइन किया, एग्जाम किया हुआ है। 10(C) जो है इसकी बात करें तो ये इनकम रिसीव इनवॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, फिर सेक्शन 10(13)(A) की अगर बात करें तो HRA, और 10(10)AA लीव एनकैशमेंट। आगे 80GG जो है और द इनकम टैक्स एक्ट, ये क्या बोलता है? अगर मान लो एनी पर्सन अदर देन कंपनी, अगर उसने कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया पॉलिटिकल पार्टी को तो रिडक्शन मिलेगी 80GG में। तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू द पॉलिटिकल पार्टी। विच वन द फॉलोइंग स्टेट टैक्स हैव नॉट बीन रिप्लेस बाय जीएसटी? ठीक है, तो लग्जरी टैक्स ये तो आपका रिप्लेस हो गया, परचेज टैक्स हो गया, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ द कस्टम ये अभी तक भी जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ जीएसटी से। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द टीडीएस सर्टिफिकेट? टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट्स फॉर्म 16 होता है, यस। टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट्स फॉर्म 16A होता है, यस। टीडीएस ऑन रेंट 16B होता है, नहीं 16C है। टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ये 16C होता है, 16B होता है, ये भी गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ए एंड बी, ये करेक्ट है आपका। आगे मैचिंग करना है 80GG ये क्या होता है? डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू द पॉलिटिकल पार्टी। 80GG घर घर डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। 80GG डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ certain donation to the scientific research, और 80GG अको रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू द पॉलिटिकल पार्टी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? थर्ड।
दो स्टेटमेंट देखिए, पहला कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसेशन अनलॉफुल है वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये भी आपके वॉइड होते हैं। अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या करता है, लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेंट करता है, रोक लगाता है, तो ये भी आपके वॉइड होते हैं। यस, आंसर क्या बनेगा आपका, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। आगे, बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) कैन बी फाइल एट एनी टाइम। बिलेटेड रिटर्न कब तक आप फाइल कर सकते हो, जो आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है ना, उसके बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। मिस्टर एक्स इज एंटेल्ड टू द ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मिला उसको 1800 रुपए पर मंथ फॉर द कम्यूटिंग फ्रॉम हिज रेजिडेंस टू द ऑफिस एंड बैक, और उसने 1400 रुपए उस पर खर्च कर दिया, तो एग्जाम्पशन बताओ कितनी है। भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कोई डिडक्शन अब नहीं मिलती है, तो आंसर क्या आएगा, नील। सारा का सारा अलाउंस जो है वो क्या टैक्सेबल है। ओनली हैंडीकैप के लिए जो है वो क्या, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसकी डिडक्शन मिलती है कि नहीं, 3200 रुपए तक। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पशन अलाउड ओनली इन केस ऑफ हैंडीकैप एम्प्लॉय। नॉर्मल के लिए जो है एग्जाम्पशन जो है वो क्या नील है। पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, टैक्सेबल। आगे लास्ट क्वेश्चन, टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ पर्सन इज कैरिंग ऑन द बिजनेस जिसकी ग्रॉस टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर जाए किससे, 1 करोड़ से। ठीक है ना, और वो ये बात याद रखना, अगर मान लो आपका सारा जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है, अगर वो होती है किसमें, अदर देन कैश में। ठीक है, मतलब अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से भी कम है तो फिर उस केस में टैक्स ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी से तभी अगर आपकी ग्रॉस टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ को क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड। ओके जी, लो जी, ये थे अपने बहुत बढ़िया वाले इनकम टैक्स के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ओके, इसको एक बार आप देख लेना और एग्जाम में जाने से पहले इनको करके जरूर जाना, तो बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ओके जी, चलो एक बार के लिए ये करो, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।